एनसीईआरटी की ये सेकेंड चैप्टर है जिसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। इस पार्ट में आपको विविधता और भेदभाव के बारे में पढ़ना है। इस पार्ट को शुरू करने से पहले आपको पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता इन दो शब्दों के बारे में समझना होगा। बेसिकली पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह सबको एक छवि में ही बांध देना, ये पूर्वाग्रह होता है। जैसे आपने किसी गांव के व्यक्ति को देखा और उसके बारे में ये सोचा कि गांव के लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वे लोग बहुत मेहनती होते हैं और वे लोग खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप ऐसा सोचोगे कि गांव के सभी लोग ऐसे ही होते हैं, ये पूर्वाग्रह है। और रूढ़िवादिता क्या है? तो रूढ़िवादिता ये होती है कि जो चीज़ बहुत ही बरसों से चली आ रही है उसको आपने मान लिया। जैसे लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां शर्मीली होती है, ये रूढ़िवादिता है। मगर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है और वो ये है कि पूर्वाग्रह हमेशा नकारात्मक होता है और रूढ़िवादिता नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक भी हो सकता है। आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 16 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण तो नहीं होती। दरअसल हम ऐसे लोगों के साथ रहना सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पूरे स्कूल में आपकी वैसी ही लोगों से दोस्ती होती होगी जो आपके जैसे सोचते होंगे, और जो हमसे अलग होते हैं उनके बारे में हम अलग ही विचार बना लेते हैं। बेसिकली अगर आप समझा जाए तो साधारण भाषा में वही पूर्वाग्रह है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों का धर्म, उनके कलर, उनका क्षेत्र, वे कहाँ से आ रहे हैं, वो किस तरह बोलते हैं या कैसे कपड़े पहनते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते और इसी वजह से अनजाने में हमारे व्यवहार से उन्हें दुख पहुंचता है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या फिर उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो इसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। ऐसे जब हम ऐसा करते हैं तो इस वजह से प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह हम नहीं देख पाते। उनके खास गुण को, उनकी अलग जो क्षमताएं हैं उसे हम नहीं समझ पाते। आइए असमानता को समझते हैं। असमानता और भेदभाव ये दोनों भी अलग अलग चीज़ हैं। असमानता वो होते हैं जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं तो उसके साथ असमान व्यवहार किया जाता है। और भेदभाव तब होता है जब कुछ पूर्वाग्रह लोग या रूढ़िवादी लोग अपनी धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं और किसी को नीचा दिखाने के लिए उसको कुछ सी विशेष गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं, उसको किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते या फिर एक ही कुएं या हैंडपंप से उसको पानी नहीं लेने देते। यहाँ पर दलित शब्द का अर्थ बताया गया है। दलित का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला हुआ। भारत के महान नेता जिनका नाम आपने सुना होगा, भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, ये भी नीचे जाति से आते थे। इन्हें अपनी नीची जाति के भेदभाव का अनुभव सबसे पहले 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे और वे अपने पिता से मिलने महाराष्ट्र के कोरेगांव आने वाले थे। स्टेशन पर उनके साथ स्टेशन मास्टर ने अच्छा व्यवहार नहीं किया और जो बैलगाड़ी वाले थे उन्होंने अपने गाड़ी में भी नहीं बिठाया। उन्हें लगता था कि अगर हमने नीची जाति के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा ली तो उनकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। आइए जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। इनका जन्म 1898 में, माफ़ कीजिएगा, 1891 में हुआ था।
ये दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके पास काम करने के लिए भी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो वो दूसरे के खेतों में जाके काम करते थे। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था, गांव में अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी लेने के लिए कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उसमें अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया था। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको एक बराबर देखे। जीवन में आगे चल के उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष शामिल था। दलितों, औरतों और जनजाति लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात हुई कि बहुत सारे दलित संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। महिलाओं की मांग थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उसकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और समाज ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाना चाहिए जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती हो। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है, इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद के काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदाय को इस समानता के अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ये हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी कहा गया है कि हमें विविधता को मूल्यवान मानना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने भी ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार मनाने की खुली रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारे संविधान में समानता पे बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब तो यही है कि असमानताएं आज भी है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ये लाइन इस बार सीटेट ने पूछा था, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने और इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। ये देखो आप नीचे, ये हमारा भारत के संविधान का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि सभी भारतीयों को सम्मान प्रतिष्ठा का समान अवसर प्राप्त है। आज तक के लिए इतना ही, तब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।